तो लिमिटेड टाइम है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि कल हम लोगों ने जो कैप्टोप्रिल है उसको कंप्लीट किया था और स्टार्ट किया था अदर एसीई इनहिबिटर्स। थोड़ा वेट करें, बाकी लोग आ रहे हैं। तो एनालाप्रिल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखा। तो एनालाप्रिल यानी कि एसीई इनहिबिटर्स हैं, तो अदर की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो जैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया, जो क्लिनिकल यूज है। तो जो कैप्टोप्रिल है उसको क्या करना होगा आपको, उसका डोज एक तो रिक्वायर्ड है एटलीस्ट इतना, यानी कि डोज उसका 25 mg या तो दिन में 2 बार दें आप, या फिर अप टू 50 mg दिन में 3 बार तक की डोज आपको देनी होगी। तो उसका जो लेवल है ठीक रहेगा, रेस्पॉन्स आएगा और अदर इंटरेक्शंस हैं। बट डोज की जहां तक बात है तो ये डोज इसकी रिक्वायर्ड है। तो जो यूज है इसका वो इसके चलते थोड़ा कम हो गया जब ऐसे ही कुछ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी हुई, जिसको हम कहते हैं अदर एसीई इनहिबिटर्स। तो उनका सबसे बड़ा सपोर्टिंग रोल क्या हुआ कि उनका जो डोज है वो कम हो गया, क्योंकि बार बार डोज को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ टैबलेट्स कम हो गया। तो बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो कम हो गए और उसके चलते जो अदर जो कैटेगरी है वो जनरेट हुई, दैट इज एसीई इनहिबिटर्स। जो कैप्टोप्रिल है उसके अलावा इसके अंदर जो ड्रग्स हैं एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, फॉसिनोप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल, रेमिप्रिल, इमिडाप्रिल एंड बेनाजेप्रिल। एनालाप्रिल की हम बात करें, so this is the second ACE inhibitors to be introduced. फर्स्ट वन जो था वो कैप्टोप्रिल था और कैप्टोप्रिल के बाद ये ड्रग आई। इट इज अ प्रो ड्रग कन्वर्टेड इन द बॉडी टू एनालाप्रिलेट। एनालाप्रिलेट यानी कि इसका जो एक्टिव ड्रग है आफ्टर मेटाबॉलिज्म बनता है, जिसको हम कहते हैं प्रो ड्रग। एक्टिव फॉर्म में अगर इसको सीधा देंगे तो जो मेटाबॉलिज्म है उसमें वैसे ही लॉस हो जाएगा, इसलिए इसको एक प्रो ड्रग के फॉर्म में दिया जाता है एंड आफ्टर मेटाबॉलिज्म इसका एक्टिव मॉलिक्यूल सामने आता है, जो कि एक ट्राइपेप्टाइड एनालॉग है, which is not used as such orally because of the poor absorption but is marketed as injectable preparation in some countries. तो इंजेक्टेबल इसके जो फॉर्मुलेशन से बनते हैं, ऑरली जो एब्जॉर्प्शन है कम है। एनालाप्रिल हैज द सेम फार्माकोलॉजिकल थेरापेटिक एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल as a captopril but may offer the certain advantages. जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है हमने जो कैप्टोप्रिल को स्टडी किया वो हम लोगों ने स्टडी किया एज ए मेन ड्रग, यानी कि प्रोटोटाइप जो हम लोग कहते हैं उस फॉर्म में हमने उसको स्टडी किया। तो सारे जो इसके जो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है वैसे ही रहेंगे
और जहां पर डिफरेंस है वही इसके यूज को भी डिफाइन करता है, और जहां पर इसका डिसएडवांटेजेस है वो इसको रेस्ट्रिक्ट भी करता है. So it is more potent and the effective dose is 5 to 20 mg OD or BD. Its absorption is not affected by food. The onset of action is slower due to the need for the conversion to active metabolite. These are less liable to cause abrupt first dose hypotension. तो अगर हम important point को focus करें तो इसका important point it is more potent. जो कैप्टोप्रिल है अगर उससे कंपेयर किया जाए सो इट इज मोर पोटेंट एंड द इफेक्टिव डोज इज 5 to 20 mg OD और मैक्सिमम ये जाएगा BD, यानी कि वंस ए डे आप ले लें या फिर मैक्सिमम दिन में 2 बार लें, बट इसका जो रेंज है वो 5 to 20 mg है, 5 to 20 mg. और जबकि हम इसको अगर कैप्टोप्रिल से कंपेयर करें तो वहां पर उसका डोज कितना जा रहा था, 25 से तो स्टार्ट हो रहा था और उसको मेंटेन करने के लिए 50 mg तक का एक दिन में डोज रिक्वायर्ड है. तो जो पोटेंसी है वहां पर इसका इफेक्टिवनेस शो हो रहा है. इट्स एब्जॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय फूड, और जैसा कि हमने देखा इंटरेक्शन में यहाँ पर, तो जो कैप्टोप्रिल है वो अफेक्टेड हो रहा है और उसके चलते जो प्रॉब्लम्स हैं हो रही हैं. The onset of action is slower due to need for the conversion of active metabolite, less liable to cause abrupt first dose hypotension. Now हम लोगों ने इसको देखा कि जो एनालाप्रिल है वो एज कंपेयर टू कैप्टोप्रिल एक प्रो ड्रग है, यानी कि इसको मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट है एंड आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इसका जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो सामने आएगा. तो इसलिए ये एक प्लस पॉइंट भी है. ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो है, तो जो वहां पर जो कैप्टोप्रिल में हम लोग देख रहे थे सडन फॉल इन बीपी, वो कंडीशन में भी ये काम करेगी और ये पोटेंट भी ज्यादा है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है. Has a longer duration of action, most hypertensives can be treated with a single daily dose. ठीक है, तो इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया गया है कि इसका जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लंबे टाइम तक एक्शन इसका जो है मेंटेन होता है. सो दिस इज द रीजन दैट इन मोस्ट हाइपरटेंसिव में ये सिंगल डेली डोज में काम करेगा, तो पेशेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है. Rashes and loss of taste are probably less frequent. अब जो उसके एडवर्स इफेक्ट थे, अगर आप लोग देखें जो प्रीवियस था रिवाइज अगर आपने किया है, तो ये जो टेस्ट था डायस्गेरिया हम लोगों ने स्टडी किया, रैशेस उसमें हो रहे थे और वो इसके साथ में कम है. नाउ नेक्स्ट, आज जो हम लोगों को ड्रग लेने हैं इसके बाद के ड्रग्स हैं आज का जो टॉपिक है वो जो रिमेनिंग ड्रग है जो कैटेगरी में बचे हुए हैं एक वो है, और जो इसका सेकंड पार्ट है कि इसका यूज हाइपरटेंशन में हो कैसे रहा है वो हम लोगों को देखना है, और ये कहाँ तक ये सक्सेसफुल है और कौन सी कंडीशन में इसको यूज करना बेटर है, जिससे कि हम डोज भी डिसाइड कर सकते हैं और जो फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे ड्रग डिजाइनिंग पार्ट भी इससे डिफाइन होता है कि हम और क्या चेंज मॉलिक्यूल में कर सकते हैं जिससे SAR स्टडीज अच्छी हो और जो फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो और क्या रिक्वायर्ड है. सो इसी कैटेगरी में नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज लिसिनोप्रिल. जैसा कि आप लोग साइड में इसका एक जो फॉर्मुलेशन है आप देख रहे हैं और इसमें साफ लिखा है वंस डेली लिसिनोप्रिल टैबलेट USP. और अगर आप
इसका जो टैबलेट है वो 5 mg का टैबलेट है। तो जैसे आप लोगों ने लैब में वेइंग का प्रोसेस किया है तो आप देख सकते हैं 5 mg कितना कम क्वांटिटी है। और आप लोगों का जो एक एक्सपर्ट लेक्चर हुआ था, अगर आप लोगों ने फोकस किया उस पर, तो वो जो सर आए थे उन्होंने बताया था कि जैसे आपका जो एक्टिव सॉल्ट है 5 mg है। अब आप अगर जी लैब स्केल पे इसकी 20 टैबलेट भी बनाना चाहेंगे तो इतनी कम क्वांटिटी को बाकी एक्सिपिएंट के साथ मिक्स कैसे करेंगे? ठीक है। और अगर इसका आपको क्विंटल्स में मिक्सचर बनाना होगा और जो टैबलेट है वो लाखों टैबलेट बनेगी, तो मिक्सिंग की जो टेक्निक है उसके बारे में उन्होंने वहां पे डिस्कस किया था कि कम क्वांटिटी को लार्ज क्वांटिटी के साथ जो रेशियो में मिक्स किया जाएगा तो एक होमोजीनियस मिक्सचर वहां पे बनेगा। जो लिसिनोप्रिल है, इट इज अ लाइसिन डेरिवेटिव ऑफ एनालाप्रिलेट। तो होता क्या है, ड्रग जो डिस्कवरी है, जो प्रोसेस है, जब एक मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाता है कि हम लोगों ने जो कैप्टोप्रिल है उसको बना लिया, तो जो कैप्टोप्रिल है उसका स्ट्रक्चर जो कल की स्लाइड थी अगर आप लोगों ने फोकस किया, वो प्रोलीन का डेरिवेटिव है। और ये जो डेरिवेटिव है वो लाइसिन का डेरिवेटिव है। तो अमीनो एसिड रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी ये सब साथ में ही चलेंगे। जो फार्माकोलॉजी है एक्चुअली ये हर सब्जेक्ट को अपने आप में कंपाइल करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बायोमॉलिक्यूल्स में जो इशू है उसको देखना है और उसके लिए क्या मॉलिक्यूल नया डिस्कवर हो सकता है उसके बारे में सोचना है, जो डिस्कवर हो गया उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखना है, और जो एडवर्स इफेक्ट है उसको देखना है, डोज है उसको देखना है, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स डायग्नोसिस में डिसाइड करेंगे और आप लोग ड्रग डिजाइनिंग में और जो फार्मासिस्ट के रोल है सोशल, उसमें आप लोगों को ये काम में आएंगे। तो पेशेंट जो काउंसलिंग पार्ट है उसमें ये सारे रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो लाइसिन का स्ट्रक्चर है अगर आप लोग फोकस करें, ये एक बेसिक अमीनो एसिड है जिसमें 4 कार्बन के बाद वापस से NH2 ग्रुप है। और ये जो डेरिवेटिव है ये कहाँ से निकला? एनालाप्रिलेट। जो अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि एनालाप्रिल जो है मेटाबोलाइज होने के बाद इसको बनाता है। तो यानी कि वहां पे उसको जो देना पड़ रहा था वो देना पड़ रहा था एज ए प्रो ड्रग। अब उस टाइम इंटरवल को अगर कम किया जाए तो ये सोच के इसको डिजाइन किया गया। तो इसमें आगे देखते हैं हम, डेरिवेटिव्स ऑफ दिस डज नॉट रिक्वायर हाइड्रोलिसिस टू बिकम एक्टिव ACE इनहिबिटर। तो ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोलिसिस में टाइम लग रहा है, जो ऑनसेट ऑफ जो एक्शन है, क्योंकि वहां पे अगर उस प्रोसेस को आपको और इम्प्रूव करना है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर जो पोटेंसी थी वो कैप्टोप्रिल से ज्यादा आपको मिल गई। अब अगर उसमें जो इम्प्रूवमेंट करना था वो ऑनसेट ऑफ एक्शन का ही इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड था, तो इसलिए इसका लाइसिन का जो डेरिवेटिव बनाया गया। और जब उसकी स्टडी की गई तो ये पाया गया कि इसको हाइड्रोलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। Now the second point is its oral absorption is slow, making first dose hypotensive, less like, and incomplete but unaffected by food. तो अब इसका जो oral absorption है वो भी स्लो है। एनालाप्रिल में क्या हो रहा था कि वहां पे जो oral डोज थी वो तो काम ही नहीं कर रही थी, तो जो उसका डोज दिया जा रहा था वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्रग दिया जा रहा था, तो हाइड्रोलिसिस में ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पर क्या होगा, उससे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा बट फिर भी स्लो है। तो यानी कि जो आपका जो कैप्टोप्रिल का नेगेटिव पॉइंट था कि सडन फॉल इन BP था, वहां पर भी ये मॉलिक्यूल मदद करेगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा फास्ट ये प्रोसेस नहीं चाहिए, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो कर दिया आपने। The duration of action is considerably longer, permitting the single dose and ensuring uniform hypotensive action around the clock. तो इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो इससे
ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या हुआ, वो लॉन्गर हो गया, क्योंकि जब जो एब्जॉर्प्शन है वही स्लो है, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फिर जाके एक्सक्रीशन होगा। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें टाइम लगेगा, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है बढ़ गया, और इसीलिए सिंगल डेली डोज इसका काफी है। और ऑरल एब्जॉर्प्शन स्लो होने की वजह से एक यूनिफॉर्म हाइपोटेंसिव एक्शन जो आपको रिक्वायर्ड है, जो बीपी का लेवल है वो रिक्वायर्ड है, उसमें भी ये काम करेगा। रिडक्शन इन वीनस रिटर्न, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक आउटपुट हैज बीन नोटेड आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ लिसिनोप्रिल यूज। तो वीनस जो रिटर्न है उसका कम होना, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, एंजियोटेंसिनोजन जो सेकंड था, एंजियोटेंसिन सेकंड, उसकी वजह से ये सब बढ़ गया था। तो इन सब में जो रिडक्शन है वो देखने को मिलेगा आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ लिसिनोप्रिल यूज। फ्यू वीक्स यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी कि जो इसका जो एक्शन है सिंगल डोज में स्लोली होगा और धीरे धीरे हर चीज में ये इंप्रूवमेंट करेगा। तो इसीलिए फिर जहां पर रिक्वायरमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ डायग्नोसिस इसको दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पेरेंटोप्रिल। पेरेंटोप्रिल जैसे कि आप लोग फॉर्मुलेशन में देख रहे हैं, एम्लोडिपिन के साथ भी आ रहा है और सिंगल भी आ रहा है। जो बीपी है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, वो जो 8 mg है उसको प्रिस्क्राइब करता है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन है। और यहाँ पर 4 mg और 5 mg का दोनों का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एम्लोडिपिन और जो पेरेंटोडिपिन है। तो हाइपरटेंशन में ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। Another long acting ACE inhibitor with a slow onset of action, less chance of first dose hypotension। तो सेम चीज है, एक और ऑप्शन आपके पास में आ गया। एक्चुअली क्या होता है, जो ड्रग होती है वो डॉक्टर के लिए ऑप्शंस होते हैं, ये काम नहीं कर रही है, इसमें वो प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करें, तो नेक्स्ट ड्रग पे आया जाता है, डोज उसका उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है। तो डॉक्टर्स डायग्नोसिस में लगे रहते हैं। हम लोग हैं तो हम लोग सोचते हैं और कैसे इसमें हो इम्प्रूवमेंट ड्रग डिजाइनिंग पार्ट को लेकर। Though 66 to 95% of orally administered perindopril is absorbed, only about the 20% is converted to the active metabolite perindoprelate। अब इसकी जो स्टडी हुई उसमें ऐसा मिला कि 66 to 95% जो ऑरल जो फॉर्मुलेशन आपने दिया है वो एब्जॉर्ब होता है, और उसमें से जो 20% है केवल वही कन्वर्ट होता है पेरिंडोप्रिलेट, जो कि इसका एक्टिव मेटाबोलाइट हम लोग मान सकते हैं। अब ये पॉइंट इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं। द एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म टू अदर इनएक्टिव प्रोडक्ट अकर्स। तो इसका जो बाकी का पार्ट है उससे जो दूसरे इनएक्टिव कंपाउंड बन रहे हैं, और the efficacy and tolerance of perindopril are similar to other ACE inhibitors। तो इसको एक ऑप्शन मान सकते हैं कि अगर आपको जहां पर रिक्वायर्ड है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड है, या फिर एक पर्टिकुलर जो ड्रग है उसको लेके जो कॉम्पेटिबिलिटी है वो पेशेंट के अंदर नहीं आ रही है, तो फिर सॉल्ट आप वहां पर चेंज कर सकते हैं। और जैसा कि जो पहले के सॉल्ट थे उससे जो इफेक्ट आ रहा था लगभग वैसा ही इफेक्ट इसमें देखने को मिलेगा। और ये मान सकते हैं कि ये और ज्यादा लॉन्ग टर्म में अगर वो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि हाइपरटेंशन है, सालों तक जो पेशेंट है वो ट्रीटमेंट चलता है, लाइफ लॉन्ग लाइफ टाइम मान लिया जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि एक टैबलेट रोजाना की तो चलती है और उसके साथ में जो कंडीशन में वेरिएशन होता है वहां पर इनका यूज होता है। नेक्स्ट इज फॉसिनोप्रिल।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सिप्ला इसको बना रही है, 10 mg की क्वांटिटी सॉल्ट की ले रही है, 90 टैबलेट का फॉर्मुलेशन है, फॉसिनोप्रिल सोडियम यूएसपी के अकॉर्डिंग। सो द ACE इनहिबिटर इज यूनिक इन बीइंग फॉस्फिनेट कंपाउंड। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा जो कैप्टोप्रिल है वो सल्फ हाइड्राइल कंपाउंड था, जो पायरोल रिंग है उसमें, बट उसके अंदर सल्फ हाइड्राइल ग्रुप है और यहाँ पे ये फॉस्फिनेट कंपाउंड से बना है। दिस इज ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेटेड एंड एलिमिनेटेड बाय लिवर एंड किडनी। ठीक है, तो इसका इट इज द पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। The T half is not altered by the renal impairment and dose remains the same. However, like most other, it is a prodrug suitable for once daily administration and first dose hypotension is more likely. तो फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन को लेके ये सेफ साइड में नहीं है। ये मान सकते हैं कि ठीक है, जो बाकी ड्रग हैं, अगर आपको ऐसा कहीं इश्यू नहीं है कि फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन को लेकर, तो इसका जो कैप्टोप्रिल है उसकी तरह यूज कर सकते हैं, बट इसमें सर ये हाइपोटेंशन हो सर सकता है। हाँ बताइए सर, ये टी हाफ इज नॉट अल्टर्ड द रेनल इम्पेयरमेंट, ये क्या हुआ? यानी कि अगर आपका जो किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, सही ढंग से काम नहीं कर रही है जो किडनी है, वो फंक्शन है, तो भी इसका जो टी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये कहना चाह रहा है। एक्चुअली हम लोगों ने अभी जो कंडीशंस हैं वो डिस्कस किया था, उसमें एक कंडीशन आया था रीनोवास्कुलर हाइपोटेंशन, रीनोवास्कुलर हाइपोटेंशन, तो हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन अगर वहां पर है तो भी आप इसको यूज में ले सकते हैं, मगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसकी जो किडनी है काम नहीं कर रही है, उसमें कुछ मतलब बिल्कुल काम नहीं कर रही ऐसा नहीं है, बट अगर कहीं पर कुछ इम्पेयरमेंट है, जो फंक्शन होना चाहिए था वैसा फंक्शन नहीं है, तो भी आप इसको यूज में ले सकते। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज ट्रेंडोलाप्रिल। ट्रेंडोलाप्रिल को अगर आप देखें तो सर, हाँ बताइए, टी हाफ पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसका? टी हाफ में कोई चेंज नहीं, पे क्या इफेक्ट? आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो इसमें जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नॉट अल्टर्ड लिखा हुआ है। अगर आपकी जो किडनी है, अगर उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम है, ये फेलियर की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए जो फंक्शनिंग है उसमें कुछ इम्पेयरमेंट आ गया है, तो भी जो इसका टी हाफ है वो चेंज नहीं होगा, जो चल रहा है वही रहेगा, तो यूज करने के लिए ठीक है। वो अदरवाइज क्या होगा कि वो टी हाफ वो चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग यूज में भी फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट इज ट्रेंडोलाप्रिल। तो ये जो ड्रग है ये भी सल्फ हाइड्राइल डेरिवेटिव नहीं है, ये भी एक कार्बोक्साइल प्रोड्रग है। तो ये भी इन लोगों का एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है, या आप लोग जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे वो इनका जो केमिकल नेचर है उसको बताते हुए लिखना चाहिए। तो ये जो ड्रग था ये फॉस्फेनेट था और यहाँ पर ये कार्बोक्साइल ड्रग है, और बायो अवेलेबल इसका जो है वो एक्टिव फॉर्म में है 40 to 60%। एब्जॉर्प्शन इज डिलेड बट नॉट डिक्रीज बाय फूड। The peak effect occurs in 4 to 6 hours. It is partly metabolized and eliminated both in urine and feces. The plasma T half of active metabolite is 16 to 24 hours. Suitable for once daily dosing. तो अगेन एक और सॉल्ट आपको मिला, जो फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने लैब में काम किया और लाइसिन वाला कंपाउंड बनाया, फिर फॉस्फेनेट वाला कंपाउंड बनाया,
और फिर जब जो कार्बोक्साइल ग्रुप को वहां पे ट्राई किया गया, क्योंकि अगर आप ये देखें ना तो बेसिक जो मॉलिक्यूल है वही चला आ रहा है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें चेंज हो रहा है, और जब इसको लिया गया तो ये और ज्यादा इफेक्टिव मिला। एक प्लस पॉइंट तो क्या है, जैसे आप इसका जो फॉर्मुलेशन है वो देखिए, 2 mg का फॉर्मुलेशन बनाया, 2 mg, ठीक है। अब आप हाइपरटेंशन जो चीज है उसका लॉन्ग टर्म में जो ट्रीटमेंट है उसको देखना चाह रहे हैं, और आपको अगर इतना अच्छा फॉर्मुलेशन मिल जाए तो एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो इनके यूज को कहीं कहीं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज ये जब जो सॉल्ट है वो कोस्ट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है ना। तो जब आपको जो ट्रीटमेंट लिखना होता है या जो कंपनीज हैं वो उस सॉल्ट को भी सेलेक्ट करती हैं जिसकी जो इकोनॉमिक्स है वो ठीक हो, जो पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म तक उसको एफर्ट कर पाए। ये जो सारे पॉइंट्स हैं इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले जो फार्माकोलॉजी इसको देख लें। रेमिप्रिल, रेमिप्रिल इज द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, और अगर आप इसको देखें तो रेमिप्रिल का यूज बहुत ज्यादा है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, द फीचर ऑफ दिस लॉन्ग एक्टिंग ACE इनहिबिटर इज इट्स एक्सटेंसिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ऐसा क्यों है? इट मे दस इनहिबिट द लोकल RAS टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो अगर आप लोगों ने रिवाइज किया, हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जो रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है ये दो टाइप से और होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यानी कि लीवर से जो एंजियोटेंसिनोजन बन रहा है उसको या तो ब्लड वेसल कैप्चर कर लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एंजियोटेंसिन सेकंड में, या फिर क्या होगा कि जो ऑर्गन्स हैं उसके जो सेल हैं वो भी उसको कैप्चर करेंगे और धीरे धीरे उसको कन्वर्ट होता रहेगा वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूरी बॉडी में कहीं पर भी कितनी भी क्वांटिटी में जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसको जनरेट कर सकता है। और ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, जो टिश्यूज हैं उसमें एक्सटेंसिव जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिला है। तो ये क्या करेगा, जो लोकल सिस्टम काम कर रहे हैं वहां पर भी अपना एक्शन शो करेगा। जो किडनी में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट इसका जो इफेक्ट है वो और वास्ट देखने को मिलेगा, और इसीलिए फिर क्या है इसका प्लस पॉइंट है, the plasma T half of its active metabolite is 8 to 18 hours, but the T half is longer due to slow release of the tissue bound drug. तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है, और इसके जो प्लस पॉइंट है इसको सपोर्ट करते हैं लोकल जो सिस्टम है वहां पर भी। हालांकि इसके लिए एक पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, वेदर दिस कन्फर्स एनी एडवांटेज इज नॉट नोन। ये जो स्टेटमेंट है ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हर एक जो एक्टिविटी है उसको हमें साइंटिफिकली चेक करना होता है कि ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, और जब तक हमें कोई ऐसा वो पैरामीटर नहीं मिलेगा जिसके बिहाफ पर हम इसको प्रूव कर पाएंगे तो हम इसे साइंटिफिकली नहीं कह सकते। बट हम लोगों को पता है कि लोकल RAS तो होता है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा है, तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो सही आना है, इसीलिए सॉल्ट को ज्यादातर यूज में लिया जाता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। आप लोग चाहे मार्केट स्टडी भी करें तो ये काफी यूज होता है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज इमिडाप्रिल। द ऑरल bioavailability of this long acting prodrug ACE inhibitor is 40%. This is reduced by taking with meals. The peak effect occurs in 6 to 8 hours. Plasma T half is more than 24 hours. Dose initially 5 mg, OD taken 1 hour before food
and usual maintenance dose is 10 mg OD. तो नेक्स्ट ये जो सॉल्ट है, इसको भी अगर हम एनालाइज करें तो एडवांटेजेस इसके जो पहले वाले सॉल्ट थे उससे ही मिलते जुलते। अगर हम स्पेसिफिक रेंज में जाना चाहें तो एक पॉइंट है कि जो फूड होगा उससे रिड्यूस नहीं होगा। तो जैसे ये है कि आपको खाली पेट में लेना है दवा को, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाना खाया आपने ले लो उसके बाद भी। तो बहुत बड़ा कोई इफेक्ट। ये ओडी क्या है सर? ओडी वंस डेली है ना, तो वन टाइम, वंस वंस डेली। डेली। अच्छा, जो पेशेंट होते हैं वो रोज सुबह उठ के गोली खा लेते हैं ना, वैसे ही है। नेक्स्ट सॉल्ट इज बेनाजेप्रिल। बेनाजेप्रिल, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो इसका जो टैबलेट है 100 टैबलेट का ये पैकेट है और 5 mg में बना है। तो इन सब ये जो सारे सॉल्ट बनाए गए थे, इनमें जो प्लस पॉइंट था एक तो ये था कि उसका जो कैप्टोप्रिलेट डोज ज्यादा था। एक्चुअली ये लास्ट सॉल्ट है, तो हम लोग यहाँ पे जो स्टडी किया उसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करना जरूरी है, बिकॉज जितना भी आप जो कंपेरेटिव स्टडी करोगे वही आपको हेल्प करेगा डिफाइन करने में और अपना आंसर लिखने में। तो एक तो हाई डोज का पॉइंट था, तो ये जो सारे सॉल्ट हैं हाई डोज के ऊपर सबने काम किया। अगर आप लोग वो रिवाइज करें तो जो वहां पे डोज को लेके जो प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सॉल्ट है वंस डेली पर आ गए। ठीक है, कुछ नए पॉइंट हम लोगों को मिले, कुछ जो बायो अवेलेबिलिटी है उसको लेकर, या जो पोटेंसी है उसको लेकर, या टी हाफ है उसको लेकर, और कुछ नेचर को लेके। जैसे ये जो सॉल्ट है इट इज ऑल्सो नॉन सल्फ हाइड्राइल प्रोड्रग। ACE inhibitors has the bioavailability of 37% and is excreted by kidney with a T-half of 10 to 12 hours. Dose is the 10 mg initially and maximum 20 to 40 mg per day. तो देखा जाए तो वैसे ही है जैसा कि जो पहले वाले सॉल्ट थे, बहुत बड़ा कोई चेंज तो नहीं कर पाया। एक्चुअली होता क्या है कि जो ड्रग डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है, हम लोग अगर इस सॉल्ट को भी कंपेयर करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके इसको बनाया होगा, बहुत सारी स्टडी हुई होगी। एक जो मॉलिक्यूल बाहर आता है उसके लिए लगभग 12 साल का टाइम लगता है, और अगर आप ऐसे डेरिवेटिव्स के ऊपर भी काम करते हो उसके बाद भी आपको 6-7 ईयर्स का जो स्टडी हो सबमिट करना पड़ता है, और केवल सिंगल जो पर्सन है उसका ये काम नहीं है, बहुत बड़ी टीम इसमें होती है। और कोई कब आता है कब काम करता है, और वो स्टडी वो कंटिन्यू रहती है, उसके बाद जाकर एक वर्क सबमिट होता है। तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा चेंज लेकर आए और हो सकता है कि नहीं लेकर आए, बट ये तो है कि एक ऑप्शन लेके आता है कि मान लीजिए कि वे ऑफ सिंथेसिस है, तो हो सकता है कि उसका रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा हो, उसका शॉर्टेज आ रहा हो, तो फिर जो कंपनीज हैं डिफरेंट जो ऑप्शन है उनके ऊपर शिफ्ट होती हैं और वो मार्केट में आते हैं। अब इसका यूज हम लोग देखें, हम लोगों ने जो कैटेगरी अभी कंप्लीट की है ACE इनहिबिटर्स, तो मेजर यूज इसका हाइपरटेंशन में, जैसा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, द ACE इनहिबिटर्स आर नाउ फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन ऑल ग्रेड्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इसका मेजर रोल देखने को मिला है और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपका एक लास्ट लेक्चर और है, तो उसमें जो डाउट है वो भी आप लोग लेकर आए, क्योंकि वो क्लास नहीं है।